Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Byju's, welcome you all in today's session. तो बच्चों, आज का हमारा सेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर का लेक्चर 5 है. दैट मीन्स इस लेक्चर में हम इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने सीखा अप टू लेक्चर 4, उसमें जो हमने सीखा, जो थ्योरी हमने जानी, जो कंसेप्ट हमने समझा, उन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर आज हम एक बहुत ही प्यारी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो आप भी जुड़िए इस क्वेश्चन सेशन में हमारे साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और देखिए आपके क्या आंसर आते हैं. देन यू विल सी व्हाट इज द एक्चुअल आंसर वन बाय वन विद दोस क्वेश्चंस. तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है आपकी फीडबैक के लिए. तो इस चैनल पे जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है आपके लिए, उसको आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको उस कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है. तो एक फॉर्म में आप अपनी फीडबैक उस लिंक के द्वारा दाखिल कर सकते हैं. तो अगेन, on a Telegram app we have a channel with the name Neat Akash Digital. वहां पे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले कंटेंट के रिमाइंडर आपके मोबाइल पे एकदम टाइम पे मिलते रहें. और अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलते रहें. अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं विद द क्वेश्चंस दैट वी हैव फॉर यू टुडे बेस्ड ऑन ऑल द थ्योरी दैट वी हैव डन टिल लेक्चर 4 ऑफ EMI. तो हियर वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length in a solenoid is doubled, मतलब पहले n थे अब 2n कर दिए, then the coefficient of self induction will be. तो चार ऑप्शन हमें दे रखी हैं. will it be half, will it be double, will it be 4 times or will it remain unchanged. तो इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आर डबल्ड. ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए, साथ में हम भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, हम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और देन यू विल सी व्हाट इज द एक्चुअल आंसर. तो हमें बोला गया कि एक सोलेनॉइड है, इसकी इंडक्शन के बारे में, इसकी इंडक्टेंस के बारे में बात करनी है. तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज L is nothing but mu naught n square v. हमने ये लास्ट लेक्चर्स में ये जाना. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन अ सोलेनॉइड एंड v इज इट्स वॉल्यूम दैट इज पाई r स्क्वायर टाइम्स l. तो इसका मतलब हुआ कि इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो अगर ऐसी बात है तो n को डबल करने पे L दैट इज इंडक्टेंस शुड बिकम 4 टाइम्स. सो द L डैश शुड बिकम इक्वल टू 4L. तो आई होप आप भी पैरेलल ही हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस मच, एज वी वुड हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट द आंसर, हम जाएंगे अपने आंसर को चेक करने के लिए एट द सॉल्यूशन. तो आपको भी साथ साथ में ही यहाँ पे सॉल्व करना है एंड देन वी विल बी सीइंग कि भाई आंसर करेक्ट है क्या इस क्वेश्चन का. सो एज वी सेड दैट इट इज द इंडक्टेंस म्यू नॉट n स्क्वायर AL, वेयर AL इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड. तो अगर ऐसी बात है, इफ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n को आप डबल करोगे तो L दैट इज द इंडक्टेंस शुड बिकम 4 टाइम्स. सो द न्यू इंडक्टेंस शुड बी 4 टाइम्स द प्रीवियस इंडक्टेंस. और ऑप्शन C, इट शुड बी C हियर, जस्ट चेंज इट. तो ऑप्शन C शुड बी द correct option here. Okay, so now let us move on to our next question. The second question here, it says that a rod of length 3 meter, length of the rod is given to us 3 meter. It is kept parallel to a long wire carrying a constant current of 0.5 ampere. So there is a long wire and a current of 0.5 ampere is flowing through this wire. A rod of 3 meter is kept parallel to this long wire. So this is given to us as 3 meter here. Now the rod is moving away from the wire with the velocity of 10 meter per second. So this rod is taken away from the wire with a velocity of 10 meter per second. तो एक तरह से अभी तक हमें शायद ये समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि भाई यहाँ पे एक वायर थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अराउंड रीजन में, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस
रॉड के केस में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो रॉड को जब आप वायर से अवे लेके जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मूविंग दैट रॉड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रहा होगा जैसे जैसे रॉड दूर जाएगी लॉन्ग वायर से। अब ये हमें बोला गया कि ईएमएफ बताइए कितनी इंड्यूस हुई है इस रॉड पे, व्हाट इज फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस रॉड व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज 0.15 मीटर। सो एट द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड दिस रॉड इज 0.15 मीटर, उस मोमेंट पे रॉड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, हमें ये पता करना। तो अब हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ वेयर द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस अ रॉड वुड बी इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। अब यहां पे v की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, L की वैल्यू दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, इट इज गिवन टू मी 3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना इस रीजन में, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड को रॉड क्रॉस कर रही है। अब V, L और B तीनों यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। अब B की जगह पे मुझे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखनी पड़ेगी, दैट इज द EMF induced would be equal to the magnetic field induced. What is the magnetic field formula for the long wire? Mu naught I upon 2 pi x L into V. So this should be the formula that I am going to use for calculation of EMF induced across this rod. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हमें दी हुई है? X is given to us as 0.15 meter. That is the distance between the long wire and that rod. Second, L, it is given to me as 3 meter. Velocity V, it is given to me as 10 meter per second. और current I is given to us as 0.5 ampere. तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो वेरिएबल्स हमें पता है। EMF would come out equal to mu naught upon 2 pi. What is that? Nothing but 2 into 10 power minus 7 times current. What is the value of the current given to me? 0.5 ampere. So this would be divided by 2. I'm just writing 0.5 as 1 by 2. Then in place of x in the denominator we have 0.15. For L we have 3 in the numerator, and for velocity V we have the value 10. ठीक है, तो आपको अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, एंड आई थिंक दिस वुड बी इक्वल टू 0.15 into 2, 0.3 and 3 would cancel out, it would give me 100, that 10 into 10 would give me 100, तो 100 into 10 power minus 7 would give me 2 into 10 power minus 5 volts. So I hope you would be clear कि 2 into 10 power minus 5 यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करके आया हमारे पास आंसर, और आपने भी शायद अभी तक कैलकुलेट कर ही लिया होगा इसको, ठीक है। तो अब ये जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से A, B, C, D में से आई कैन सी दैट D ऑप्शन इज मैचिंग विद माय आंसर हियर। तो अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। सो अगेन द सेम सेट ऑफ फॉर्मूले that we have already used, mu naught I upon 2 pi x, which is the magnetic field due to a long straight wire carrying current, and then the formula for EMF BLV or BVL, whichever way you want to remember it. तो वही सारी बात जो हमने अभी तक करी, the same thing, that x is equal to 0.15 meter, L is equal to 3 meter, current is 0.5 ampere, and the final result should be 2 into 10 power minus 5 volts. So whatever we have calculated earlier, that is option D, is the correct answer. तो आई थिंक यू वुड बी क्लियर टिल नाउ कि हमने कैसे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे इनकी कैलकुलेशन करी है। इफ इट इज सो, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन हियर इट इज सेइंग कि भाई सेमी सर्कुलर वायर है PQ. सो दिस सेमी सर्कुलर वायर इज देयर विद द नेम PQ having radius R. So this wire is having the radius R. Now it is moved with a velocity V in a transverse inward uniform magnetic field. Magnetic field है इस रीजन में into the plane of the diagram और यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका B हमें दिया हुआ है according to the diagram.
Now it is said we are supposed to find the induced EMF across the ends of the wire. तो अगर कोई भी आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर हो, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर हो, अगर मैं उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हूं तो उस आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर को मैं एक इक्विवेलेंट कंडक्टर, इक्विवेलेंट स्ट्रेट वायर के साथ रिप्लेस कर सकता हूं जो होगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ दैट कंडक्टर. तो यहां पे ये जो रेड कलर की एक स्ट्रेट वायर सेगमेंट मैंने शो करी है, जितना ईएमएफ इस स्ट्रेट वायर सेगमेंट के अक्रॉस डेवलप होगा विद द वेलोसिटी v, उतना ही ईएमएफ इस सेमी सर्कुलर वायर के एंड्स के अक्रॉस भी डेवलप होगा, इंड्यूस होगा विद द सेम वेलोसिटी v, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को, इस सेमी सर्कुलर वायर को मूव करवा रहे हैं. तो अब ये जो स्ट्रेट वायर कंडक्टर है फ्रॉम P टू Q, इसकी लेंथ कितनी है? द लेंथ इज 2r, है ना? दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द डायमीटर. तो 2r लेंथ है, v वेलोसिटी एंड b मैग्नेटिक फील्ड. तो इन तीनों क्वांटिटीज की वजह से b, v एंड 2r विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन तीनों की वजह से क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा पी क्यू रॉड के अक्रॉस, पी क्यू वायर स्ट्रेट वायर के अक्रॉस? इट वुड बी बी वी इनटू 2r. सो दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईएमएफ. तो इससे मेरे पास ए ऑप्शन और सी बी ऑप्शन तो गलत हो गए, पाई बी आर वी नहीं है, 2b आर वी है. पहले ये चीज तो क्लियर होगी. अब सी में हमें बोला गया कि क्यू पॉइंट जो है, सी और डी दोनों में हमें क्यू पॉइंट के पोटेंशियल की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी. सो इन सी इट इज बीइंग सेड कि क्यू हायर पे होगा देन पी, एंड डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि क्यू वुड बी एट लोअर पोटेंशियल देन पॉइंट पी. तो अब यहां पे डायरेक्शन की जहां तक बात है, डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी v इट इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इट इज इनवर्ड्स. तो अगर मैं v क्रॉस b की डायरेक्शन देखूं, बिकॉज फॉर्मूला इज एल वेक्टर डॉट v क्रॉस b. अब अगर मैं v क्रॉस b की डायरेक्शन देखूं, दिस v क्रॉस b वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स q. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस आर गोइंग टू अकोमुलेट एट पॉइंट q. तो q वुड बी एट हायर पोटेंशियल देन p. सो अगर q हायर पोटेंशियल पे है p से, तो ऑप्शन c इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है. अगेन, हाउ डिड आई डिसाइड कि q हायर पोटेंशियल पे होगा? आई जस्ट डिड v क्रॉस b. विद v क्रॉस b यू कैन सी कि v क्रॉस b करने पे q पॉइंट की तरफ फोर्स एक्सर्ट होगी पॉजिटिव चार्जेस पे. तो पॉजिटिव चार्जेस q पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो q पॉइंट वुड बिकम अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर व्हाइल p वुड बी अ नेगेटिव चार्ज सेंटर. तो q वुड बी एट हायर पोटेंशियल देन p. ठीक है, तो जस्ट टू कंफर्म कि आंसर क्या होना चाहिए हमारा, which we said that it is going to be option C. So q end would be at higher potential and the EMF is going to be 2BRV. So option C is a correct option here. ठीक है, तो आई सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा हमने ये क्वेश्चन कैसे डील किया, और आपने सही आंसर शायद अटेन भी कर लिया हो पहले ही. तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर. तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. Now we have this question here which is saying that a rod closing the circuit moves on a U-shaped wire. There is a U-shaped wire and we have this rod which is moving on this rail type structure of the wire frame, U-shaped wire. Now it is said कि भाई constant velocity हमने v maintain रखी, ठीक है, under the action of the force F. Okay, तो you would have applied a force F to maintain a constant velocity v of the rod. अब हमसे ये बोला गया कि circuit is in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the wire frame. ठीक है, इनवर्ड मान लेते हैं हम कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक एग्जिस्ट कर रहा है. अब ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स F if the rate of generation of heat is P. अब ये P रेट ऑफ हीट जो जनरेशन का दिखा रखा है हमें, ये हीट जनरेट क्यों हो रही है? जैसे जैसे आप रॉड को मूव करोगे इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इवन हियर कैन बी नॉन यूनिफॉर्म आल्सो. अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को मूव करवा रहे हो, देन इफ दिस स्केलर प्रोडक्ट is a non-zero quantity,
then there would be an EMF induced across the ends of this rod. और जैसे ही आपने उसको वायर फ्रेम के साथ अटैच किया दोनों एंड्स को रॉड के, तो इस वायर फ्रेम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. अब ये जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस होगा इस रॉड का, उस रेजिस्टेंस में से भी ये करंट फ्लो होगा. और रेजिस्टेंस में से करंट के फ्लो की वजह से देयर वुड बी अ पावर डिसिपेशन, दैट इज पावर डिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ हीट. तो ये जो पावर डिसिपेशन होगी, which we can also say equal to I square R, क्योंकि वो उस रेजिस्टेंस में से करंट के फ्लो की वजह से हो रही है. तो ये पावर डिसिपेशन जो है, इसको कॉज कौन कर रहा है? इसको कॉज कर रहा है द एजेंट विच इज मूविंग दिस रॉड. अच्छा, तो हमने फोर्स लगाई थी F, रॉड को मूव करवाने में, कुछ डिस्प्लेस करवाया होगा हमने. तो रॉड को डिस्प्लेस करवाने में मैंने जो फोर्स लगाई उसने कुछ वर्क किया होगा, है ना. दैट F डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये जो मैंने रॉड को मूव करवाने में फोर्स लगाई थी, अब उस फोर्स से कुछ वर्क हुआ है, तो उस वर्क से कोई काइनेटिक एनर्जी डेवलप होनी चाहिए. यहाँ पे तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई नहीं है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी, वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ पे? वो एक्चुअली इट हैज बीन डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट है. तो इसका मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वही तो हीट में डिसिपेट हो रहा है. तो जो पावर जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्क दैट आई एम डूइंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, तो P power should be equal to the instantaneous power provided by the force, that is the power dissipated should be equal to F dot V. और F और V same direction में, तो F dot V can be also written as F into V, and so from there F would be written as P upon V. So option A, P upon V, according to us should be the correct answer here. अब this was one way of solving this question. Another way of solving this question is कि रॉड को हम मूव करवा रहे हैं, तो मोशन की वजह से, रॉड के मोशन की वजह से BLV is going to be the EMF induced. ठीक है, और इस EMF induced की वजह से एक करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, which I can say to be equal to I. तो जो पावर डिसिपेट हो रही होगी सर्किट में, that would be EMF E times I, that is BLV into I. Now this BLI is the force that is acting on this rod because of magnetic field, IBL, right? That IBL force only I am overcoming with this external force. तो मेरी external force जो है F, वो किसके बराबर होनी चाहिए? BIL, just to overcome that magnetic field force on that rod. तो इसका मतलब P can also be written as F into V. So यहाँ से भी आप देख सकते हो that same answer we would obtain from a different approach. So according to us, P upon V should have been the answer, and option A is the correct option to choose for this question. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि कैसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट से अप्रोच किया जाएगा. तो चलो और आगे चलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द इंडक्टेंस पार्ट. इट इज सेड कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इट इज वेरिंग विद करंट I. मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस I करंट, इट इज एज शोन बिलो. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट में से करेक्ट होगी. ऑप्शन ए इज सेइंग दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ A some solenoid or a coil maybe is greater than self इंडक्टेंस ऑफ B. तो हमें A और B की सेल्फ इंडक्टेंस को कंपेयर करना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. A की बड़ी है सेल्फ इंडक्टेंस या B की बड़ी है सेल्फ इंडक्टेंस, या दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल है, हमें इस पे कमेंट करना. तो अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ग्राफ में एक्चुअली A और B का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दिखा रखा है. दैट इज A का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है A के करंट के द्वारा, B के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है B के थ्रू करंट के द्वारा. नाउ वी नो वन थिंग कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू करंट I, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाज द वेरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल. तो अब अगर मैं इस इक्वेशन की नेचर देखूं और इस ग्राफ को देखूं, तो यू वुड गेट वन आइडिया फ्रॉम हेयर कि जो L है विच इज द सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिवन इन द डायग्राम. तो ये जो लाइन दिखा रखी है ग्रीन कलर की, इसकी स्लोप जो है वो हमें A कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस देगी, और ये जो ब्लू लाइन दिखा रखी है इसकी स्लोप हमें B कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जानकारी देगी, उसकी वैल्यू देगी.
तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, डायग्राम से तो एक चीज़ क्लियर है कि ए कॉइल की जो स्लोप है दैट इज मोर देन द स्लोप ऑफ कॉइल बी एज θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बी, क्योंकि ए कॉइल के लिए ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, बी कॉइल के लिए ग्राफ की स्लोप कम है, और ये जो ग्राफ है फाई वर्सेस आई का, इसकी स्लोप ही तो मुझे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी, और ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल self inductance of A is greater than self inductance of B, yes, and A is the correct answer to mark। तो आई होप आप भी साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे और आपको भी पता चल गया होगा कि ये आंसर कैसे आया। श्योर, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड कि एक एवरेज ईएमएफ 20 वोल्ट का इंड्यूस होता है एक इंडक्टर में। एन एवरेज ईएमएफ 20 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर व्हेन current in it is changed from 2.5 ampere in one direction to 5.5 ampere in the opposite direction। तो पहले suppose there is a wire segment A B, तो उस कॉइल का, उस इंडक्टर का एक वायर सेगमेंट मैंने लिया छोटा सा। तो पहले A से B की तरफ करंट जा रहा था, नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टूवर्ड्स A। तो अगर I1 और X is the initial current from A to B and Y is the final current flowing from B towards A, तो करंट में चेंज कितना आया, दैट वुड बी X माइनस Y, ठीक है, यानी कि X प्लस Y। तो ये चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो अब हमें बोला जा रहा है इट इज चेंज फ्रॉम 2.5 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 5.5 एम्पियर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और चेंज कितने टाइम में हो गया, 0.1 सेकेंड में। फाइन, वी आर सपोज टू फाइंड अगेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। हमें सेल्फ इंडक्टेंस पता करनी है इस डेटा से। हमें डाटा क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, नाउ नॉट वेलोसिटी, माय मिस्टेक देयर, वोल्टेज और ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमें डाटा गिवन है, और इस डाटा से हमें पता करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इन डाटाज को यूज करके मुझे सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन दे सके इन क्वांटिटीज के साथ। तो वी हैव वन थिंग दैट phi is equal to L into I, this relation I already know। If I differentiate both the sides with respect to time, तो d phi by dt इसकी वैल्यू क्या होगी, it would be L di upon dt। both sides अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस d phi by dt। what is d phi by dt? माइनस d phi by dt, that was the EMF induced according to the Lenz's law, है ना। तो Faraday's law, Lenz's law, उनके अकॉर्डिंग the EMF induced was माइनस d phi by dt। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो EMF induced is nothing but L di by dt। I am talking about the magnitudes only here। तो यहां से E, that is the EMF induced, should be equal to L to di by dt। What is di? Di is the change in the current, and change in the current is 2.5 plus 5.5। That is where I am using the concept of x plus y। So change in current is 2.5 plus 5.5 divided by what is the total time taken for this change, 0.1 seconds, है ना। और EMF इंड्यूस कितनी दे रखी थी हमें, इट वॉज गिवन टू अस एज 20 वोल्ट्स। तो ठीक है, यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट L वुड बी इक्वल टू 20 into 0.1, just 2 divided by 2.5 plus 5.5, that is 8। so it would be 1/4 or equal to 0.25 Henry, which are the units of inductance, SI units there। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपका भी आंसर अभी तक आ चुका होगा, आपने भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर ली होगी अपनी। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव टू यूज एंड 0.25 Henry, दैट इज ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। आई होप यू ऑल वुड बी क्लियर बाय नाउ कि कैसे हम इन आंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से हम कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से आप भी कोशिश करते रहिए सॉल्व करने का साथ साथ में, ठीक है। तो पेन कॉपी साथ में रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही देखना है, हमें तो यही देखना कि भाई सोल्यूशन कैसे लिखा गया, सर ने कैसे लिख दिया, आप भी साथ में इसको सॉल्व करते रहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव दिस रॉड PQ, ठीक है,
जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 2L. दिस रॉड इज देयर विद द लेंथ ऑफ 2Q, not 2Q, sorry, the length is 2L and it is rotating in the horizontal plane about one end point P. P point के about ये rod rotate कर रही है in the horizontal plane in a region where vertical magnetic field B exists. ठीक है, इस रीजन में एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और इस पूरे रीजन में ये रॉड जो है ये रोटेट कर रही है अबाउट दी एंड पॉइंट P. तो यहाँ पे रॉड इसे रोटेट कर रही है. ठीक है, अब हमसे ये बोला गया कि जो M पॉइंट है, दिस M पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. ठीक है, अच्छी बात है. M पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, दैट इज द लेंथ ऑफ द पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट P इज L, क्योंकि पूरी रॉड जो है उसकी लेंथ हमें दी हुई थी 2L. अब हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो रोटेशन होगा, डेफिनेटली जब ये रोटेशन होगा P पॉइंट के अबाउट, तो मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट से हमें पता है दैट देयर वुड बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट रॉड विद द फॉर्मूला गिवन एज B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला था फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड विच इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा. अब हमें बोला जा रहा है कि हमें बताना क्या है. क्वेश्चन सुन लो पहले. वी आर सपोज टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट M एंड Q इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 100. तो अगर P और Q पॉइंट के बीच में ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है अगर वो 100 है, तो M और Q में जो इंड्यूस हुई होगी ईएमएफ उसकी वैल्यू बतानी है हमें. आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू कि P और Q के बीच में नहीं पूछा जा रहा. अब P और Q की तो वैल्यू दे दी उन्होंने, पूछा जा रहा है M और Q के बीच में. तो P और Q के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी यूजिंग द सेम फॉर्मूला वुड बी, लेट अस कॉल इट एज VPQ, would be equal to B omega, the total length of the rod, 2L whole square divided by 2, which I can also write as 4B omega L square by 2. ठीक है, just 4 I'm taking out, I'm not cancelling the 4 by 2, just to maintain that similarity between the values that are coming ahead. तो this was the value of VPQ. लेकिन हमें ये बोला गया कि ये तो 100 हमें दिया हुआ है, आप बताइए VMQ कितना होगा. तो VMQ निकालने के लिए which would be nothing but VM minus VQ, हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे VM minus VP minus VQ minus VP. मतलब M की P के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, M का P के रिस्पेक्ट में EMF इंड्यूस्ड और Q का P के रिस्पेक्ट में EMF इंड्यूस्ड. अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करें देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VMQ है. तो यहां से VMQ की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी VM विद रिस्पेक्ट टू P, विच वुड बी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 माइनस VQ विद रिस्पेक्ट टू P, अगेन VPQ, विच वुड बी 4B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सो द वैल्यू हियर इट इज गोइंग टू बी 3B omega L square by 2. So this is going to be the value which we are supposed to find out here. तो 4B omega L square by 2 की वैल्यू 100 दी हुई थी. 3B omega L square by 2 की वैल्यू कितनी होगी? It would be 75 volts. Are we clear? अगर 4x की वैल्यू 100 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? It would be 75 because x would be equal to 25 there. For this question, the correct answer for this question would be 75 volts. That is option A. ठीक है, अगेन आपको समझ में आना चाहिए हमने किया क्या यहाँ पे. हमने पहले बोला कि Q पॉइंट की P के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कितनी EMF इंड्यूस्ड है, दैट इज P ओमेगा 2L होल स्क्वायर बाय 2 जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. हमने ये भी बोला कि हम M की भी P के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, विच वुड बी B ओमेगा L होल स्क्वायर बाय 2. ठीक है, लेकिन आपने पूछ क्या लिया, आपने पूछा Q की विद रिस्पेक्ट टू M बताइए. तो Q की विद रिस्पेक्ट टू M बताने के लिए Q की EMF हमें P के रिस्पेक्ट में पता है, M की EMF हमें P के रिस्पेक्ट में पता है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है Q की EMF विद रिस्पेक्ट टू M. तो हम इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन पॉइंट्स M एंड Q. और टोटल P और Q की वैल्यू हमें 100 दी हुई थी, तो M और Q की वैल्यू हमने उससे कंपैरिजन करके निकाल ली. आई होप वी आर क्लियर विद दैट कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर? दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, है ना. अगर किसी इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है उसमें से आई करंट पास करो तो उसके अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर. अब हमें ये बोला गया कि इन अ सर्टेन इंडक्टर द एनर्जी स्टोर्ड इज 25 मिली जूल्स व्हेन द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर. तो अगर ऐसी बात है देन वी आर सपोज टू फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. तो सीधी सीधी सभी वैल्यूज हमें दी गई हैं. वी आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल. तो half of L into I square, that is 36 into 10 raised to power 1, it is milliampere, है ना. तो minus 4 it is equal to 25 into 10 to minus 3 joules. ये इक्वेशन की वैल्यूज हैं जो हमारे पास है अभी तक. तो L is going to be equal to 50 upon 36 into 10 joules. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट इज गोइंग टू कम नियर अबाउट समथिंग 14, राइट. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे विद अप्रॉक्सीमेशन आई एम सेइंग इट वुड बी कमिंग नियर अबाउट 14 और 15. तो जो मेरे पास ऑप्शंस है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी फिट्स बेस्ट फॉर दैट अप्रॉक्सीमेशन. तो 13.89 अकॉर्डिंग टू मी 13.89 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है. तो आइए चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आया होगा. So 13.89 is going to be the correct answer. Using the formula energy stored in an inductor, it is nothing but half of Li square. So option D, it is going to be the correct answer. Okay, now this question here. Here this question is saying that a wire loop is rotated in a magnetic field. ठीक है, एक वायर लूप है उसको रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. The question is asking कि frequency of change of direction of induced EMF कितना होगा with respect to the rotation of the wire loop itself. तो ऑप्शन में ऐसा बोला गया twice per revolution, 4 times per revolution, 6 times per revolution, once per revolution. तो मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, we have a wire loop जो कि रोटेट कर रही है in a uniform magnetic field. Here we have the uniform magnetic field and the wire we are rotating in this uniform magnetic field. तो इस वायर के रोटेशन का कुछ साइकिल होंगे, कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ उसका टाइम पीरियड होगा. तो जो उसको एक सेकंड में सपोज अगर ये n टाइम्स अपना रोटेशन कर लेता है, इफ n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉइल, तो हमसे ये बोला गया कि जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि अब इस कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक्चुअली यू आर चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल. अब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज करोगे टाइम के साथ, तो वो फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस होगा, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से. अब चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा, उस EMF इंड्यूस्ड की वजह से देयर वुड बी एन इंडक्शन ऑफ करंट. और ये इंडक्शन ऑफ करंट जो है वो कॉइल में चार्जेस को फ्लो करवाएगा. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो चार्ज फ्लो होंगे अब इस कॉइल में, सपोज वी हैव दिस कॉइल हियर, अब ये चार्ज इस तरफ को फ्लो होगा फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द साइकिल and it will be flowing in the opposite direction for the other part of the cycle. So in the opposite direction, let me show it with a different color, in the opposite direction for the other part of the cycle. तो अगर n times rotate करती है ये coil एक सेकंड में, तो what would be the frequency of change in direction of the charge flow? मतलब चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ कितनी बार शिफ्ट होगा एक सेकंड में. सो हमें n के साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो वेदर इट इज 2n, वेदर इट इज 4n, वेदर इट इज 6n और वेदर इट इज n ओनली. मतलब कि चार्ज फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चार्ज 2n बार शिफ्ट हो जाएगा, ट्वाइस इट वुड शिफ्ट इट्स डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इट वुड चेंज इट्स डायरेक्शन 4 टाइम्स. अगेन ऑप्शन सी 6 टाइम्स. ऑप्शन डी सेइंग that the number of revolution as many as the number of revolutions are there in 1 second, उतनी बार ही चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन चेंज होगी. तो ये क्वेश्चन अब हमारे सामने. तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं. जो चार्ज रहेगा, जैसे अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रख दिया और कॉइल को हम
रोटेट करवा रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस. हियर वी आर हैविंग द रोटेशन. तो आधे साइकिल के लिए यू कैन सी द फॉर 1/2 ऑफ द साइकिल, जैसे ये कॉइल घूम के अपना आधा साइकिल कंप्लीट करेगी, तो फॉर 1/2 ऑफ द साइकिल पहले मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा और फिर से कम होगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में. सो फॉर 1/2 ऑफ द साइकिल करंट वुड बी फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन एंड फॉर द अदर हाफ ऑफ द साइकिल द करंट वुड बी फ्लोइंग इन द अदर डायरेक्शन. तो फॉर ईच फुल साइकिल ऑफ दिस कॉइल द करंट वुड बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ट्वाइस. पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और फिर पॉजिटिव से फिर से नेगेटिव हो गया, तो 2 बार चेंज होगा करंट के फ्लो का डायरेक्शन. तो अगर 2 बार चेंज होगा करंट फ्लो का डायरेक्शन, दैट मीन्स if n cycles are happening for this coil in 1 second, तो 2n cycles would happen for the direction of the flow of the charge. जैसे यहाँ पे एक साइकिल में 2 साइकिल चार्ज के फ्लो के हैं, 1 in positive direction and 1 in negative direction. So the charge flow would be having its frequency twice than the frequency of the coil itself. So option A should be the correct option for this question. तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब. Now this question is saying that 2 conducting circular loops, 2 conducting circular loops है, one is of radius r1 and another is of radius r2 and they are placed in the same plane. ठीक है, मान गए. With their centers coinciding. ठीक है, where r1 is much greater than r2. So we have this bigger coil and we have this smaller coil with the radius r2 and the bigger one with the radius r1. हमें ये बोला जा रहा है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है m between the two, it would be directly proportional to which among the following options. तो ये जो 4 क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन दी 2 कॉइल्स. तो अब हमने ये बोला था म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते टाइम कि करंट किस कॉइल में फ्लो कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा 2 कॉइल्स के बीच में. 2 कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड ऑलवेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है. नाउ जस्ट टू मेंटेन द सिंप्लिसिटी हम करंट अज्यूम कर लेंगे बड़ी वाली कॉइल में फ्लो करता हुआ. क्यों बड़ी वाली कॉइल में फ्लो करता हुआ माना? ताकि हम ये बोल सके कि सर जो सेंटर पे पड़ी हुई है ना कॉइल छोटी सी r2 रेडियस की, उसके ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाए, क्योंकि हमें इफेक्टिवली कैलकुलेट क्या करना है, द फ्लक्स लिंक्ड बिटवीन दी 2 कॉइल्स. ठीक है, तो मैंने करंट एज्यूम कर लिया कि बड़ी वाली कॉइल में फ्लो कर रहा है एंड दैट इज विद द वैल्यू i. तो अगर ऐसी बात है तो बड़ी वाली कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इट वुड बी μ0 I upon 2r1. That is direct formula for the magnetic field at the center of the coil carrying current I. तो अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे बड़ी वाली लूप कॉइल के, तो जो छोटी वाली कॉइल है वो इतनी ज्यादा छोटी है कि उसके पूरे के पूरे एरिया पे मैं इतना ही मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर सकता हूं, जस्ट बाय द कंडीशन r1 मच ग्रेटर देन r2. तो अगर ऐसी बात है तो कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा छोटी कॉइल से? दैट वुड बी द फील्ड टाइम्स एरिया विच इज नथिंग बट पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि हमें छोटी वाली कॉइल के थ्रू फ्लक्स पता करना विच इज हैविंग द रेडियस r2 एंड वी आर अज्यूमिंग कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटी कॉइल के ऊपर, तो पूरे के पूरे एरिया पे सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा विच इज μ0 I by 2r1. तो अब ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स लिंक्ड बिटवीन दी 2 कॉइल्स. सो this is flux linked between the 2 coils, which I can also write as μ0 I upon 2 pi 2 r2 square upon r1. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. अच्छा, अब ये जो फ्लक्स लिंक्ड होता है इसका फॉर्म ऑफ रिलेशन विद म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट फ्लोइंग क्या है? दैट इज नथिंग बट m into I, where I can be the current flowing in either of the 2 coils. तो m I जो रिलेशन है that should be equal to this big formula itself. तो I अगर मैं दोनों साइड से कैंसिल भी कर दूं तो I would get the value of m being equal to μ0 pi upon 2 into r2 square upon r1.
अगर नंबर ऑफ कॉइल्स भी गिवन होते तो हम नंबर ऑफ कॉइल्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, N1 N2 आ जाता है इस रिलेशन में, लेकिन हमें यहाँ पे तो एक ही लूप की बात करनी है। तो अब अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हैविंग द टर्म R2² अपॉन R1, मतलब R2² अपॉन R1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे दैट वुड बी गिविंग मी द वैल्यू एज गिवन इन ऑप्शन ए। तो हियर ऑप्शन ए, दैट इज R2² अपॉन R1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया दोनों कॉइल्स के बीच में। सो विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो अगेन पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को कभी भी एक नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू।